मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ये बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा था, खुला नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब बतदरीज, यानी अगर मैं पीछे चले जाऊँ 7 मार्च से जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी कि इक़्तिदार से आने वाले दिनों में महरूम होते जा रहे हैं। और फिर 7 मार्च से लेकर वो दिन आया जब तहरीक करारदाद पास हुई। फिर इमरान खान साहब जो कहते रहे कि सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन सरप्राइज़ आने के बजाय देख हम ये रहे थे कि अपोजिशन इत्तेहाद बतदरीज उसमें वो पार्टियां जो खान साहब के साथ 3.5 साल तक थीं वो शामिल हो गई अपोजिशन के साथ। और फिर न सिर्फ ये कि जब उनके ख़िलाफ़ करारदाद पास हुई तो फिर उन्होंने कुछ मज़ीद कुछ कोशिश की हाथ पैर मारने की, मैं कहूँ मेरे ख़्याल में इदारों से रब्ता किया, लेकिन और जो पावर कॉरिडोर हैं वहाँ सफ़र किया। लेकिन आपको इल्म है कि जब इक़्तिदार जा रहा होता है तो इस तेज़ी से कि खान साहब के बारे में, जिनके बारे में कतई तौर पर ये नहीं कहा जा सकता था महीने पहले कि इतनी जल्दी इक़्तिदार से महरूम होंगे, बिल आखिर वो एक ड्रामाई सूरत हाल में इक़्तिदार से महरूम हुए। जिस रात महरूम हुए वो भी गैर मामूली सूरत हाल थी। रात का वक्त था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुले थे, पार्लियामेंट घेरे में थी, सायरन बज रहे थे, प्रिजन की गाड़ियाँ खड़ी थीं। और फिर रात के आखिरी पहर में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला पहुंच गए। और फिर उसी वक्त जो है अब अपोजिशन के शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार लिया। इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि अभी इमरान खान साहब को गए हुए जब अगले 24 घंटे नहीं हुए थे कि हफ्ते और इतवार की शब एक कॉल दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, यानी साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर बिल्कुल एट रैंडम लोग कहते हैं जी सड़कों पर आए। बड़ा इश्तियाल था, बड़ा गुस्सा था। और कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि सारे मुल्क में लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए। और यकीनन मुझे नहीं इल्म कि उनमें कौन सा एलिमेंट था जिसने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की इदारों के ख़िलाफ़। फिर सोशल मीडिया पर भी ऐसा लगा कि जो आम तौर पर लोग कहते हैं जी गैर मुल्की जो है अनासर हमेशा इसके लिए बेताब व बरकरार रहते हैं कि उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा सख्त एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला था सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर। और फिर इमरान खान साहब ने जो इतवार को यानी बुध को यानी कल जो जलसे आम से ख़िताब किया, और वो भी ऐसा लग रहा था कि वो जो एक ज़िद्दी गसीले इमरान खान यानी कप्तान का ख़िताब था। और उसके बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि आज फ़ौज के तर्जुमान DG ISPR यहाँ पर आएंगे। आए आपसे 2 घंटे पहले और उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। और मतीन हैदर ब्यूरो चीफ़ हमारे साथ हैं, शाहीन सलाउद्दीन मेरे साथ हैं। मेरे ख़्याल में मुझे एक अच्छी बात ये लगती है और शायद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सीखना चाहिए कि वहाँ पर हमारे लीडरान जो हैं वो 2-3 सवालों के जवाब देते हैं और फिर अचानक उठकर चले जाते हैं, लेकिन बड़े तहम्मुल से उन्होंने हर सवाल का जवाब सुना। जी मतीन हैदर, गालिबन अल सुबह यानी सुबह के पहले वक्त में ये पता चला कि आर्मी के जो तर्जुमान हैं वो ख़िताब करने जा रहे हैं, और मैंने देखा है कि गैर मामूली तौर पर वो बहुत संजीदा रहते हैं, प्रोवोक नहीं होते। आज ज़रा लगा कहीं लगा कि वो उनका लहजा ज़रा सख्त हो गया, और यकीनन उसका पस मंज़र भी हमें सामने है। तो ये जो आज बुलाया गया था कि गैर मामूली, आप इसको ब्रीफिंग कहेंगे जो हालिया दिनों में हुई मतीन हैदर? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पहले तो मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब बहुत सब्र तहम्मुल वाले, धीमे वाले मिजाज वाले फ़ौजी तर्जुमान हैं, और बहुत जिसे कहते हैं सख्त और तेज़ सवालात का भी बड़े तहम्मुल से जवाब देते हैं। लेकिन अगर आज बाज़ सवालात के जवाबात में उनके लबो लहजे में अगर सख्ती थी तो वो बरेलवी साहब सोशल मीडिया पे वो कैंपेन थी जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई गई, और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हुए। उसके ऊपर उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली ये मुहिम किसी भी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सबसे अहम बात कर दी, जिसके ऊपर बहुत अरसे से चहमगोइयाँ हो रही थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आया तोसी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उन्होंने आज कैटेगोरिकली अंदाज में कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसी किस्म की तोसी नहीं ले रहे, ना ख्वाहिश रखते हैं, और अपनी मुकर्रर मुद्दत के ऊपर यानी 29 नवंबर
2022 को वो अपनी ज़िम्मेदारियों से 30 नवंबर तस्दीक करता चलूँ 30 नवंबर को वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे। तो ये दो टोक स्टेटमेंट आना ये जाहिर करता है कि फ़ौज ने अब एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, और ये शायद यही स्टेटमेंट और यही चीज़ अगर पहले आ जाती तो बहुत सारी क्या सराइयों का ख़ात्मा हो जाता है। पहले यही कहा जा रहा था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके दरमियान शायद एक्सटेंशन के मामले के ऊपर कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस चल रहे हैं, लेकिन आज DGISPR ने बिल्कुल तमाम तर अफवाहों की तरदीद कर दी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है, और तकसीम की बात भी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे में आ रही थी कि फ़ौज में डिवीजन्स हो गए, ख़ान साहब की हुकूमत के जाने के ऊपर फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, कमांडर्स 2 हिस्सों में हो गए। आज उन्होंने इसके ऊपर भी वजाहत से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बरेलवी साहब 5 आम नुकता, उन्होंने कहा जो कुछ तमाम पॉलिटिकल सीन हुआ वो एग्जैक्ट आइन और कानून के मुताबिक हुआ, फ़ौज का इसमें कोई रोल नहीं। और 9 और 10 की दरमियानी शब कि जिस आर्मी चीफ़ की मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है उसकी भी उन्होंने कतन तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगर अदालतें गैर मामूली तौर पे खुली हैं तो उन्हें कहा अदालतें अगर आपने मतीन हैदर जो आप कह रहे हैं कि क्यों ना मैं मतीन जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा मैं अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए जो वजह तौर पर मतीन हैदर ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि हमें सियासत में नहीं घसीटा जाए, और लेकिन जो अहम बात की गई है, देखिए जनरल साहब जो ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया था, और फिर उन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे। जनरल हमारे DGISPR का ये कहना। तो अभी मतीन हैदर क्योंकि वहाँ मौजूद थे और आपको इल्म है कि बड़े सीनियर सीजन जिसको हमारी वज़ारत ख़ारजा को और उसको कवर कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी हम आमतौर पर हमारे यहाँ कायल की जाती है, आज बड़े गैर मामूली तौर पर संजीदा भी थे। लेकिन आप ये समझती हैं कि फ़ौज के तर्जुमान जो पैगाम देना चाह रहे थे लोगों को, यानी अवामी से खिताब थे ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज से तो नहीं, क्या किस हद तक वो इस बात पर कन्विंस कर सके कि वाकई कोई किरदार जो है वो एज इंस्टीट्यूशन इदारे के, इंडिविजुअल का मैं नहीं करा, इसमें था? शाहीन मुजाहिद साहब, फ़ौज की DGISPR की तो मैंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, जनरल शौकत सुल्तान से लेके जनरल आसिफ गफूर, एंड देन ऑल ऑफ देम स्पीक्स वेरी वेल, बड़ी तमीज़ से बड़े कंट्रोल लहजे में बात करते हैं। आज का मसला ज़रा और था। आज अवाम की पल्स जो थी, हमें ये देखना था कि इस वक्त DGISPR उस पल्स को कैसे देख रहे हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन गुफ्तगू तो सियासत पे ही की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी जैसी हुकूमत आई आपने देखा डॉलर गिर गया, रुपया बढ़ गया। आपका स्टेटमेंट से कोई मेरे हिसाब से, मैं जो फ़ौज को बहुत अरसे से करती रही हूँ, कब मुशर्रफ साहब से लेके अब तक बड़े बड़े फ़ौजियों से मिलती भी रही हूँ और इंटरव्यूज़ भी करती रही हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि जिस अंदाज में उन्हें इस वक्त गुफ्तगू करना थी अवाम का हाथ रख के पल्स पे, वो उस अंदाज से गुफ्तगू नहीं हुई। आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स जो मैंने फील किया। जी मतीन हैदर, ये एक ऑब्जर्वेशन है, और मैं आपको भी बताया शाहीन सलाउद्दीन, बल्कि इनका तो पूरा उसको बैकग्राउंड है उसका घराने का, जो कह रही थी कि यानी ये ना चाहते हुए भी, और शायद तो सबब ये भी हो कि प्रेशर बहुत हुआ, प्रेशर बहुत आया, और उसमें हम क्यों समझें कि 100%। और मेरे ख्याल है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जब हमारे पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडरशिप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो इतनी ओपन नहीं होती, इतनी तफसील से नहीं होती, लेकिन आज वो लाइव थी, ओपनली बातें हो रही थी, यानी ये एक इंस्टीट्यूशन की मजबूती का भी सबूत है। लेकिन बहरहाल जो शाहीन का कहना इसलिए शायद मुझे दुरुस्त लगता है कि जो लोग आए हैं इनके बयानिए ने जो 3.5 साल तक रहा वो भी बहुत नुकसानदेह नहीं रहा इस इंस्टीट्यूशन के लिए, और खुलेआम जो लंदन से कहा जाता रहा, खुद उनकी जो फैमिली करती रही, उनके जो लीडरान करते रहे, उसने भी नुकसान पहुंचाया, और शायद उसको बैलेंस नहीं किया गया। मतीन जी बिल्कुल, मैंने शाहीन सलाउद्दीन साहिबा का भी रिमार्क सुने और आपका ये सवाल भी सुना है। इसके ऊपर DGISPR से मुतअद्दिद सवालात किए गए
और उन्होंने फिर वही अपना मौक़िफ़ एडॉप्ट किया कि ये जो रजीम चेंज हुआ है ये प्योरली कानून और आइन के मुताबिक हुआ है, फ़ौज की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और उनसे यहाँ तक खुल के सवाल किया गया कि इत्तलात ये थी कि ब्रसल्स में और लंदन में कोई डील हुई है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ मुक़्तदर शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं, उन्हें उसकी भी सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई डील, कोई सियासी मुलाकात, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। देखिए शाहीन मैडम शाहीन और मुजाहिद बेलवी साहब, कुछ जो पब्लिक है और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कुछ तासर और कुछ चीज़ें ख़ुद अपने तईं वो क्रिएट भी करते हैं। और अगर जो है आर्मी चीफ़ वज़ीर-ए-आज़म से मिलने आ रहे हैं, वो उनकी जो लास्ट मुलाकात हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उनकी मुलाकात हुई, उसके अलावा भी उनकी मुलाकात हुई, उसमें वो जो फ़ॉरेन लेटर था, फ़ॉरेन साजिश थी, उसका ज़िक्र हुआ। उसके ऊपर उन्होंने अपना DG-ISPR ने अपना मौक़िफ़ भी दिया। लेकिन मैं उन्हीं के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाऊँगा कि आज उन्होंने कहा कि आपको हमारे स्टेटमेंट पे यकीन करना होगा, हमारी सारी सियासी तब्दीली के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था, कोई डील किसी के साथ नहीं हुई। और जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, रहेंगे और बरकरार हैं। इसका मतलब है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ फ़ौज के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। और इसका ये मतलब है कि अगर DG-ISPR की हम बात को लें तो ये सारा एक प्रोसेस जो है वो प्योरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है। प्रेशर इमरान ख़ान के ऊपर यकीनी तौर पे था। अपनी हुकूमत और अपनी साख को बचाने के लिए उन्होंने गैर मुल्की मुरासले का हिस्सा लिया, का सहारा लिया, लेकिन वो गैर मुल्की मुरासला उन्हें बचा नहीं सका। उसके ऊपर भी आज जो फ़ौज का मौक़िफ़ था वो खुल के उसके ऊपर उन्होंने बात कर दी। मुझे ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। एक जुमला मैं करेक्ट कर दूं, बस ये कहना चाह रही हूँ, मैं परसेप्शन की बात कर रही थी जो आज DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस परसेप्शन का उस अवाम पे क्या असर हुआ जिस पे उन्हें पल्स पे, उनकी नर्व्स पे इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, अभी खिताब की 1 घंटा हुआ है ना। मैं कह रही हूँ DG-ISPR क्या उन्होंने कैसे उस पल्स पे हाथ रखा हुआ था, मैं ये कह रही थी। मैं ये नहीं कह रही अवाम ने अभी कैसे रखा। अभी एक अलग बात है कि आपको पता हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप होती है, आपकी समझती है कि उनको उन तमाम इदारों या लोगों पर की पल्स पर हाथ होता है, वो भी तो जो कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना मैच्योर एंड द ओनली इदारा दैट आई सैल्यूट एंड आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जो तवक्को थी वो आज नहीं पूरी हुई। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शाहीन जो शुस्ता लहजे में जो इख्तिलाफ करी थी, यकीनन मेरे ख्याल में अगर आप भी वहाँ होती और ये अगर सवाल करती तो शायद इसका जवाब भी आपको मिलता। हमारे साथ रहिएगा। मतीन हैदर ब्यूरो चीफ, जैसे मैंने कहा, खुद मौजूद थे। और अभी बहरहाल मैं जब ब्रेक के बाद आऊँगा तो कल इमरान खान साहब का जो खिताब था, बराह रास्त जो उन्होंने बातें की और उसका जो जवाब दिया, उस पर भी गुफ्तगू होगी DG-ISPR ने। हमारे साथ रहिएगा। GT में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और कल का जो पेशावर में हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब था, उन्होंने 2 बातें बड़े वाशगाफ अंदाज में की और मैं चाहूँगा कि पहले वो दोनों बताऊँ तो मतीन है तो कोई देखता हूँ। मतलब उन्होंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का कि 12 बजे रात को कैसे खुल गई, ये सवाल वहाँ पर भी हुआ। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब अदालतें आज़ाद हैं। मार्शल ने ये पहले ये देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा। जी हाँ, जब ये सवाल ख़ास तौर पर अदालतों के हवाले से हुआ रात गुजरा, इसका जवाब भी हमारे DG-ISPR ने बड़े वाज़ेह 2 टोक अंदाज। आपने सुना कि DG-ISPR ने इसकी भी वजाहत की और फिर ख़ास तौर पर जो अहम बात है, इस पर हम शाहीन बाद में बात करेंगे, जो उनका कि बाजवा साहब के सिलसिले में तो मतीन, ये जो मैंने कहा कि गालिबन जो शाहीन अगर जो मेरे ख्याल में जो जहन में सवाल थे, इसका भी उन्हें जवाब मिल जाता। गालिबन मेरे जहन में जो सवाल थे वो तमाम सवाल यानी जो हम सुन रहे थे इधर उधर से, और शायद अगर मैं होता तो मैं भी करते, उनके तमाम जवाब उन्होंने यानी ऐसे दिए किस के जिसे मैंने कहा ना, गैर मामूली तौर पर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मामूली सवाल और जवाब भी बड़े तहम्मुल के अंदाज में दिया गया। जी मतीन।
जी बिल्कुल बरेलवी साहब, आज बहुत सख्त सवालात हुए, बहुत जिसे कहते हैं खुल के पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए, लेकिन DGISPR ने जो उनकी जब तवज्जो दिलाई गई कि सियासी जलसों में खुल के पाक फ़ौज का नाम लिया जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया और दरख्वास्त की अपने जो इंतहाई ऑनरेबल पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कहा कि किसी भी पॉलिटिकल जलसे में किसी भी एतबार से पाक फ़ौज को मत घसीटा जाए, पाक फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उसके साथ उन्होंने साथ ही सोशल मीडिया पे चलने वाली कैंपेन्स और मुहिम, उन्होंने उसके ऊपर भी तवक्को का इज़हार किया कि जो हुकूमत वक्त का सिस्टम है उस सिस्टम में इसका नोटिस लिया जा रहा है और नोटिस लिया भी जा चुका है और बहुत सारे जो हैं ऐसे फ़ेक अकाउंट्स और चीज़ें आइडेंटिफाई भी हुई हैं। उनका कहने का मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि अगर आज कौम की सपोर्ट फ़ौज के साथ है तो फ़ौज एक मज़बूत इंस्टीट्यूशन के तौर पे तभी खड़ी है, और अगर कौम की सपोर्ट नहीं होगी, फ़ौज बदनाम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली मुल्क कमज़ोर होगा। उन्होंने वाज़े तौर पे ये इशारा दिया कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की दिफा की ज़मानत हैं, लेकिन मुसल्लह फ़ौज की जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो नेशन की सपोर्ट है, वो पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट है। लिहाजा तमाम जो इस हवाले से अहम किरदार हैं उन्होंने इस हवाले से मुतनब्बे किया कि सियासी जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ में किसी भी एतबार से बिला वजह में फ़ौज के किरदार को सियासत में कतन ना घसीटा जाए। ना फ़ौज सियासत में कोई दिलचस्पी रखती है, ना वो सियासत कर रही है। तो आज आपके बकौल ही कि जब इतने खुल के बातें हो गई तो अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पास वाले थे आज जो हुक्मरान बन गए, और जो आज तक हुक्मरान थे अब वो जिनकी आपने क्लिप सुनवाई है पेशावर में, मेरे ख्याल है ये उनके लिए बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि पाक फ़ौज को किसी भी एतबार से, सियासी एतबार से कभी मुतनाज़ा न बनाया जाए। एक बात उन्होंने की कि जो भी बर वक्त हुकूमत वक्त है फ़ौज उसके साथ है, चूँकि मिलिट्री इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द स्टेट सिस्टम। ठीक है मतीन हैदर साहब, शाहीन जो मैंने कहा ना कि इनके पास फर्स्ट हैंड इनके पास इंफॉर्मेशन और फ़र्क होता है। हम तो टीवी पे देख रहे थे, और तो आप ये समझती हैं कि वही जो आपने कहा कि पल्स पे हाथ नहीं है, लेकिन ये भी तो एक है ना कि मैंने जैसे कहा कि हम भी बड़े अटेंड करते रहे साबिका प्राइम मिनिस्टर और साबिका सदर और साबिका इन लोगों की, वहाँ तो मैंने ये नहीं देखा कि हर सवाल किया जा सके, या अगर किया भी जा सके तो हर सवाल का जवाब भी मिले। ये तो आप इस एज एन इंस्टीट्यूशन कहेंगी ना? नहीं मैं तो उन्हें और ये भी कि पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में ज़्यादा वो बाखबर रहते हैं कि सड़कों पर क्या हो रहा है, सड़कों में भी कौन सा एलिमेंट पैट्रियोटिक है, किसमें किसी ने पेनिट्रेट किया हुआ है, कौन सा जो है जिसे आप कहते हैं कि बहरहाल इसको नजरअंदाज नहीं कह सकता कि हमारा एक पूरी वॉर चल रही है जो हमारे पड़ोस से मुल्क से और दीगर इदारों से। चाहिए मुझे साहब आई एग्री, मैं तो कहती हूँ कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में जो एक इंस्टीट्यूशन है जो जायज़ है, जिसके ऊपर जो बजट खर्च होता है वो जायज़ है, मैं तो उस हद तक जाती हूँ, वो हमारी फ़ौज है, और फ़ौज से अवाम का बहुत करीबी ताल्लुक़ है। फ़ौज को हम कोई भी वज़ीर आज़म आए जाए हम रिस्पेक्ट देते हैं और देते हैं। आपने देखा होगा कैसे लोग डिफेंस पे आ जाते हैं, इवन मार्शल लॉज के डिफेंस पे आते रहे। लेकिन इस वक्त की जहाँ तक बात है, हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस वक्त तनाव है, लोगों में जज्बात हैं, और फितरी भी है। गुफ्तगू हमारी जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हालिया अगर 7 दिनों में देखूं तो बड़े तेज़ रफ्तारी से इस्लामाबाद के मंजरनामे में तब्दीली आई। इमरान खान साहब 3 साल 8 माह बाद जिस तरह रुखसत हुए, बहरहाल को 2 हफ्ते से लग रहा था
कि वो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिन गिन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह रेजिस्ट किया या जो सरप्राइज़ देना चाह रहे थे वो भी आपने देखा। पॉलिटिकल बहरहाल एक तरीके से ही, यानी पार्लियामेंट के ज़रिए, करारात के ज़रिए। अब और क्या, ये और बात है कि आप कहें कि जी उनके पास भी बैसाखियाँ थी, वो बैसाखियाँ यहाँ आ गई और नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, लेकिन उनके आने के बाद ख़ास तौर पर हफ्ता इतवार की रात एक बड़ा सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, सड़कों गलियों में हुआ। कल इमरान खान साहब की भी तकरीर गैर मामूली तौर पर जारहाना थी, जिसके बाद यकीनन DGI-SPR यानी फ़ौज के तर्जुमान ने आकर वजाहतें की, वाज़े किया कि हमारा कोई इरादा नहीं, हमें सियासत में ना घसीटें, मार्शल नहीं आएगा। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि जी जनरल बाजवा साहब, जिनके बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा था या कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था कि उन अपनी मुद्दत में इजाफा करेंगे, वो भी उन्होंने वादे तौर पर कहा कि ना तो वो उनकी मुद्दत में इजाफा होगा, वादे तौर पर वो अपने रिटायर्ड हो जाएंगे नवंबर को इस माह में। हमारे साथ शाहीन सलाउद्दीन यहाँ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हैं। शाहीन, मैं ख्याल है आप ही ब्रिगेडियर साहब से सवाल करें, जो अभी थोड़ी देर पहले जब मतीन हैदर हमारे ब्यूरो चीफ आए थे और फिर आपसे आपका ख्याल ये था कि बहुत अच्छा तरीके से जवाब तो दिया DGI-SPR ने, लेकिन गालिबन वो सवाल जो जिसे आप कहती हैं पल्स आवाम की, उसको टच नहीं कर सके। ऐसे ही आप पूछ सकते हैं भाई। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहीन सलाउद्दीन हेयर। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं। मैंने जनरल मुशर्रफ से लेके अब तक काफ़ी कवर भी किए हैं, देखी भी हैं, इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको ऑनेस्टली दिल की बात बताऊं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई ओवरड्यू थी, इन द सेंस कि इतने नैरेटिव्स, इतनी स्पेकुलेशन, इतनी अफवाहें, इतनी कंट्रोवर्सी पिछले एक महीने से चल रही थी। मेरे ज़हन में भी बड़े बड़े सवाल आ रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है, डायनामिक्स क्या है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। मेरे ख्याल है लॉट मेनी थिंग्स, कंट्रोवर्सीज और ये सारे हैव बीन पुट टू रेस्ट, और ये ज़रूरी था कि काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हों। मिसाल के तौर पे ये तो जिस तरह मुजाहिद ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, देखिए आर्मी चीफ की जिस तरह कंट्रोवर्शियल बनाया गया था कि ग़ालिबन उनका कोई इंटरेस्ट है इस तमाम मामलात में, वो कोई इससे माइलेज लेना चाह रहे हैं, मज़ीद एक्सटेंशन चाहते हैं, वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें। अब वो बात भी बड़ा क्लियरली अब फॉर ऑल टाइम्स टू कम, मेरा ख्याल इस पर तो अब डिस्कशन बनती नहीं, होनी नहीं चाहिए कि वो अब ना एक्सटेंशन लेंगे ना उनको एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई किसी ने ऑफ़र भी किया, तो ये बात तो ख़त्म होगी, 29 नवंबर को रिटायर हो जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम ये खबरें सुन रहे थे कि जनाब आर्मी चीफ या टॉप लीडरशिप आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, तो बड़ी लोगों के ज़हन में अजीब अजीब बातें आ रही थी कि गालिबन फ़ौज जो है कोई उन पर दबाव डाल रही है, कोई प्रेशर डाल रही है, कोई इस किस्म का। तो वो भी आज क्लियर हो गया कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि इस पॉलिटिकल स्टेलमेंट, इस जज्बा का आके आप रिजॉल्व करें, हेल्प करें। और फिर वो 3 ऑप्शंस की बात हुई, जिसमें जारी बात है वो जो असेंबली डिज़ोल्व करने के वाले का ऑप्शन था वो अपोजिशन वाले जो है वो नहीं माने, लेकिन इमरान खान ने कर दिया। फिर भारत जो मामला आगे चला, एक वो भी है। और देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया में हमें ये डाउट बताया जा रहा था दाएं बाएं से, जो खबर सर्कुलेट हो रही थी, जो कि अब फेक साबित हुई कि जी एस्टैब्लिशमेंट, द मिलिट्री लीडरशिप वाज नॉट ऑन बोर्ड टू गो टू रशिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल वी वर ऑन बोर्ड, हमारी मुशावरत, सब बाहमी मुशावरत के बाद। ब्रिगेडियर साहब एक जो सवाल है और जो शायद किया भी गया और लोगों के जहनों में भी है कि जो मौजूदा जो सदर आए हैं, आते ही यानी जो उन्होंने 2-3 जो बातें की हैं इम्पॉर्टेंट मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि हम लंदन में बैठे अब अपने भाई को सिफारती पासपोर्ट देंगे। और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि जो पिछले 1 साल से वो जो मुस्तकिल एक बयानिया लिए बैठे थे, उनकी साहबजादी भी उनको उसको आगे बढ़ा रही थी। और एक परसेप्शन ये आया कि इमरान खान साहब ने फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि गार्डेड वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। एक आध बार उसकी तरदीद तो हुई, लेकिन ये वही बयानिया है। और अक्सर मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन में लोग उसको सुना भी रहे हैं। मैं खैर इस बात में मोहतात हूँ कि मैं आपको बताऊं कि उनकी क़यादत क्या क्या कहती रही, और इस जो इस्टेब्लिश हुआ ये उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है ना, ये भी तो एक हकीकत है ना ब्रिगेडियर साहब।
मुजाहिद साहब सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से आई वन ऑफ दोज मैनी पीपल चले आपके जो कि ओपनली आके हम टीवी पे कहते थे कि जो नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज का बयानिया था, जिस तरह उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके जनरल बाजवा को और DGISI को उस वक्त के उनको टारगेट करते थे, ये दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, इट नेवर हैपेंड बिफोर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैंने तो जनरल अयूब खान के बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने सारा वो दौर उस वक्त से सारा पाकिस्तान का सियासी मंजरमा जो कुछ हुआ, आप भी है, हमने सब, वी आर ऑल आई विटनेस। लेकिन इस किस्म की चीज़ पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। और यकीन जानिए, इतना आम आदमी को इतना गुस्सा आता था, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी, रिटायर्ड फौजी सब परेशान होते थे कि ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट वो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे थे, मरवी नवाज डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्विक्ट, हम तो ये कहते थे कि वो कॉन्विक्ट है, ऑन बेल है, तो कम से कम इस किस्म के नैरेटिव पे हुकूमत पाकिस्तान को जाना चाहिए। अपना जो कानूनी तरीका है कि कानून में जाएं कि जनाब कोर्ट्स में कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट होना चाहिए था। आई वुड होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। ओके ब्रिगेडियर साहब, लेट मी कम इंजेक्ट इनटू दिस। आप देखिए, आपने खुद कहा कि ये एक बयानिया जो नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से आता रहा फ़ौज के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ हमने देखा जिस तरह रगड़ा दिया उन लोगों ने फ़ौज को और बाजवा साहब को। आज हमने देखा DGISPR कह रहे थे देखें कितना अच्छा हुआ चेंज, फ़ौरन ही स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया, फ़ौरन ही डॉलर गिर गया। इन अदर वर्ड्स उन्हें थोड़ा गार्डेड होना था मेरे हिसाब से। उन्होंने तो वेलकम किया इस नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल चेंज थी ना ये तो, उसमें उनका क्या, नहीं पॉलिटिकल उनका था। पॉलिटिकल इज फाइन, व्हाट आई एम सेइंग इज स्टॉक मार्केट को वो पॉलिटिकल बन गए ना, मतलब ही सॉरी मेरा आपसे खिताब हो सकता है, लेकिन ये तो जो पॉलिटिकल चेंज आई है। खैर चलें ब्रिगेडियर साहब जी, आप बताएं। देखिए, एक बात उन्होंने फिर वादे कर दी कि वो किसी तरह इसकी इंजीनियरिंग में जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, दे वर नॉट इन्वॉल्वड इन इट। वो तो बार बार कह रहे, 10 दफ़ा उन्होंने कहा कि हमारे से कोई व्हाट एवर हैज हैपेंड डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वगैरह वगैरह, जो लॉ ऑफ द लैंड जो भी है, ये नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह तमाम चीज़ें। और ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ, ये सब लोगों ने कही है कि हमने नोट किया है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो उससे पहले कई महीनों से एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई थी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, हालात ख़राब थे, मानते हैं, सब मानते हैं। और जैसे ही ये आए हैं तो स्टॉक मार्केट में वो बढ़ी है, और उसके अलावा डॉलर जो है वो आप देखें 6-7 रुपए नीचे गया। लेकिन मैं एक बात क्वेश्चन करूँगा, देखें पाकिस्तान में ये तमाम जो मामला होते हैं स्टॉक मार्केट के, ये डॉलर और ये रुपए वाला जो मामला होता है, ये सब माफिया कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है ना जी, प्लीज नोट दैट, कीप दैट इन माइंड। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ऑफ द माफियाज है, आई बी अ लिटिल गार्डेड अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान में माफियाज बहुत कुछ मैनिपुलेट करते हैं। ये आए हैं तो दूध जो है 10 रुपये, अपना वो घी गलबन, चीनी 10 रुपये महंगी होगी, लोग हमें ये बता रहे घी महंगा हो गया। तो और जिस तरह ये आप देखें, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि एक कन्विक्टेड पर्सन लंदन में बैठा हुआ है, यूज एन एब्सकॉन्डर, दिस गवर्नमेंट इज गिविंग हिम अ डिप्लोमेटिक, रेड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये कोई आफ्टर कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए पाकिस्तान के आइन कानून और गवर्नमेंट के रेगुलेशन। अभी तो देखना है ना, अभी इसीलिए मुझे इसको मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाह रहा था। यही कहना था कि ना सिर्फ अब चलें, वो गुस्सा होता है जब इफ्तार साहब महरूम होते हैं, तो हम उम्मीद रखें कि जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, भाइयों भाइयों में भी इख्तलाफ होते हैं, बेटों बेटियों में भी इख्तलाफ सकते हैं। और एक आमतौर पर परसेप्शन भी हमारे यहाँ ये था कि शहबाज शरीफ साहब एक कंप्रोमाइजिंग उम्मीदवार के हिस्से से आ रहे थे, वो एहतियात करते थे। तो लेकिन उन्हें ये भी चाहिए कि वो जिस तरह वो पासपोर्ट दे रहे हैं, उन अल्फाज से, उस बयानिए से जो उनके भाई और उनकी बेटी का रहा, उससे अब इख्तिदार में आने के बाद ज़रूर उन पर माजरत, माफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर ज़रूर ऐसा कोई बयान देना चाहिए जिससे उन तमाम इदारों, हल्कों, बल्कि सारी दुनिया में ये फैले कि मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका उस ख़ानदानी बयानिए से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, शाहीन साहब, शुक्रिया। GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।